हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो हम लोग आज फिर कुछ नए टॉपिक के साथ इस डिस्कशन प्लेटफॉर्म पर हम लोग हाजिर हो गए हैं। तो चलते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो पहले एक छोटे से न्यूमेरिकल से, क्योंकि न्यूमेरिकल है पिछली वीडियो के एक फॉर्मूले पे है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, बस छोटा सा है। उसके बाद फिर आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल को उस तरीके से है, एक कोई आपके पास स्फीयर है, आपके पास एक आपका स्फीयर है कोई, ठीक है। उस स्फीयर की जो रेडियस है उसमें 2% का डिक्रीज किया गया, 2% डिक्रीज, यानी कि परसेंटेज चेंज जो है उस रेडियस में कितने का भैया, वो 2% का है। परसेंटेज चेंज इन रेडियस यहां लिख देते हैं, परसेंटेज चेंज इन रेडियस, ठीक है। कितना है आपका, 2% का। तो आपसे पूछ रहा है उसके वॉल्यूम में कितना चेंज हो जाएगा। आपको पता है कि अगर आप उसके 2% डिक्रीज करते हो, 2% कम करते हो रेडियस, तो वॉल्यूम तो कम होना ही होना है। तो वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज कितना होगा, तो हम पूछ रहा है परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा, ये बताना है, ठीक है। एक वॉल्यूम है जिसकी रेडियस सिर्फ 2% कम की गई है, ठीक है। 2% में उसको डिक्रीमेंट किया गया है, परसेंटेज है उसमें। तो जो दिया गया है वो है परसेंटेज चेंज रेडियस। आपको पता है डेल्टा आर पान आर इंटू 100, ये क्या होता है आपका 2%। ये तो ये इसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज चेंज इन रेडियस, ठीक है। या परसेंटेज इन रेडियस, जैसा भी बोल सकते हो आपको। तो यहां पर हमको निकालना है वॉल्यूम। तो पहले बात वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखो ये चीज तो कांस्टेंट है, तो आर में कमी है तो इसमें भी कमी। तो इसमें हमको परसेंटेज चेंज निकालना है, यानी कि डेल्टा v/v इंटू 100 निकालना है। तो ये पावर वाला केस है, तो हो जाएगा 3 डेल्टा आर पान आर इंटू 100। और भैया इतने की वैल्यू तो दे रखा है 2%, बस 3 इंटू 2 यानी कि 6% का जो चेंज आएगा वो आएगा इसके वॉल्यूम में, यानी कि परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ इस पर कितना आएगा, 6% का। बस ऐसे ही क्वेश्चन लगभग भी आते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो बस छोटा सा न्यूमेरिकल आपसे डिस्कस करने के लिए ले लिए थे। अब हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है भैया, वो टॉपिक आप उसको 9th में भी पढ़ चुके हो, 11th में फिर पढ़ने वाले हो। और जो भैया हमारे लोग जो छोटे भैया 9th में हैं उनके लिए ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। तो आज है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से चलते हैं कि हम जो मोशन, रेस्ट और मोशन जो हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम इनको भी आगे आगे डिस्कस करेंगे। तो आखिर हम किस ब्रांच के अंदर ये हम मोशन वाली चीजें पढ़ते हैं। तो आपको पता है मैकेनिक्स, सबको कहता है मैकेनिक्स, ठीक है। तो भैया फिजिक्स की ये एक ब्रांच है, मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग बॉडी की रेस्ट और मोशन की कंडीशन पढ़ते हैं, कंडीशन ऑफ अ बॉडी, रेस्ट हो चाहे मोशन में हो, किसके अंदर हम पढ़ते हैं, मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको पता हो गया कि मैकेनिक्स होती क्या है। मैकेनिक्स को भी भैया 3 पार्ट में तोड़ दिया गया, इसको भी 3 पार्ट में तोड़ दिया गया। कौन कौन से, देखो भैया, इसका जो पहला पार्ट है वो स्टैटिक्स,
दूसरा जो उसका पार्ट है वो काइनेमेटिक्स। दूसरा जो पार्ट है भैया वो है आपका काइनेमेटिक्स। जो तीसरा पार्ट है वो है आपका डायनामिक्स। नाम सभी ने सुने होंगे, तो अब हम जरा बता देते हैं कि ये इनके अंदर हम किस किस चीजें, कौन कौन सी चीजें पढ़ते हैं। स्टैटिक्स के अंदर हम लोग बॉडी की रेस्ट पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं कि बॉडी जब रेस्ट में होगी, व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट, तो या तो पूरा लिख देते हैं सेंटेंस, व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट, व्हेन बॉडी इज इन रेस्ट। ठीक है, जब बॉडी रेस्ट में है तब हम उसको स्टैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अब जब बॉडी मोशन में होगी तो, अब देखो जरा, व्हेन बॉडी इज इन मोशन, व्हेन बॉडी इज इन मोशन। मैंने दोनों में लिख दिया, अब आप कंफ्यूज, अरे सर दोनों में मोशन के बारे में पढ़ते हैं तो फिर नाम अलग अलग क्यों? बिल्कुल, इसमें जब बॉडी, देखिए इसमें हम बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, इसमें भी बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन अंतर क्या है? अंतर सिर्फ ये है, विदाउट कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन। इस वाले केस में काइनेमेटिक्स में हम लोग वो बॉडी किस रीजन की वजह से मोशन में है इससे हम नहीं पढ़ते। इस काइनेमेटिक्स में बॉडी मोशन में है, ठीक है, किस वजह से मोशन में है वो रीजन हम लोग नहीं अपने अकाउंट में लेते हैं, विदाउट कंसीडरिंग कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, और इसमें क्या होगा? विद कंसीडरिंग कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, सिर्फ अंतर यही है, डायनेमिक्स में हम रीजन के साथ मोशन को पढ़ते हैं और काइनेमेटिक्स में विदाउट रीजन के साथ मोशन को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको मैकेनिक्स, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये जो है वो स्टैटिक्स के अंदर के पार्ट हैं, और फिजिक्स की एक ब्रांच मैकेनिक्स है जिसके अंदर हम रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। जो अब हम लोग का अगला है पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है, यहां पर हम लोग एक वर्ड यूज करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। कौन सा वर्ड भैया यूज करेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब ये है क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट? सबसे पहले यही जान लेते हैं, व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। जब कोई बॉडी अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो बॉडी उस लॉन्ग डिस्टेंस के कंपैरिजन में क्या हो जाती है? पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाती है। जैसे मान लेते हैं कि चींटी है, चींटी अगर 500 किलोमीटर या 10 किलोमीटर चल जाती है, 500 बहुत हो गया, अगर हम कहते हैं चींटी 1 किलोमीटर भी चल जाती है, अगर ये चींटी है और ये डिस्टेंस कितनी चलती है? 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस के कंपैरिजन में चींटी बहुत छोटी होती है, तो क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, अगर हम सन, अर्थ की बात करते हैं, सन के चारों तरफ ये है सन और ये है अर्थ, ये पूरी डिस्टेंस को अगर हम देखें जो चारों तरफ घूमती है, तो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में अर्थ का जो साइज है बहुत छोटा है, तो अर्थ को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है क्या, कि कोई भी बॉडी अपने साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, उस बॉडी को बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं,
उनको क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग क्योंकि रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम ये रेस्ट और मोशन पढ़ लेते हैं। रेस्ट और मोशन। आप कहोगे सर ये तो हमको आता है। बिल्कुल भैया, हमने कब कह रहे आपको नहीं आता? हम तो यहाँ पर लो लेवल से लेकर के आपको धीरे धीरे हाई लेवल तक लेके चलेंगे। ठीक है। रेस्ट, मान लेते हैं कि ये बॉडी है, अब यहाँ रखी है। अभी कितने घड़ी बजे हैं? 10। मैं 12 बजे इसके अंदर आया, अगर बॉडी मुझको यहीं पे यहीं रखी मिली तो कहेंगे वो बॉडी रेस्ट पे है। और अगर इसकी पोजीशन चेंज हो गई, जब हम 12 बजे आए, अगर हम इसको इतना लंबा गैप ना करें, 11 बजे आए, तो अगर 11 बजे 1 घंटे में उसकी पोजीशन नहीं बदलती है, यहीं पे यहीं रहती है, तो हम क्या कहते हैं? बॉडी रेस्ट पे है। ठीक है। और जब उसकी पोजीशन बदल जाती है तब कहते हैं बॉडी मोशन में है। यानी कि बॉडी की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट, टाइम को कभी हम रोक नहीं सकते, बॉडी की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में अगर नहीं बदलती है तो वो आपकी रेस्ट में कहलाती है। अगर बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ साथ बदलती है तो वो कहलाती है बॉडी मोशन में। ठीक, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट रेस्ट और मोशन का भी हमको क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया रेस्ट और मोशन। ठीक है। उसके बाद आपको पता है, अगर हम 3 एक्सिस हमारी होती हैं, एक्स वाई जेड, कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा। जो हमारी एक्सिस होती है 3 होती है, एक्स वाई जेड एक्सिस। अब हमारा जो मोशन होता है वो कभी कभी हम लोग एक ही लाइन में बढ़ते हैं। जैसे आपको 3 एग्जाम्पल दूंगा। जैसे ट्रेन का मोशन, या जो हम लोग सड़क पे चलते हैं तो एक ही लाइन में चलते हैं। जैसे हम लोग जो चलते हैं वो सीधी लाइन में चलते हैं, जैसे ट्रेन हमारी इस लाइन में चलती है। ठीक। अगर हम मेढक की बात करते हैं, इंसेक्ट जो कूद कूद के चलते हैं, कुछ इस तरीके से कूद कूद के चलते हैं। मतलब वो ऐसे ऐसे चलते, ऐसे गिरे, फिर ऐसे गिरे, फिर ऐसे गिरे, इस तरीके से वो चलते हैं। मतलब वो एक्स में भी चल रहे हैं और वाई में भी कूद के चल रहे हैं, एक्स वाई दोनों में चल रहे हैं। ठीक। और अगर हम एरोप्लेन की बात कर लें तो वो तो हवा में है भैया, वो तो हवा में है। मतलब आपको वो जेड एक्सिस में भी है। मतलब एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में को मिला लें तब हम एरोप्लेन की पोजीशन बता पाएंगे। तो उसी के बेसिस पर हम देख रहे हो, कभी कभी हम एक एक्सिस को ले रहे हैं, कभी कभी हम 2 एक्सिस को ले रहे हैं, और कभी कभी हमको तीनों एक्सिस को भी लेना पड़ रहा है। तो उसी के बेसिस पर हम मोशन को 3 प्रकार से बांट सकते हैं। कौन कौन से? पहला, 1 डायमेंशनल मोशन। अभी देखिएगा, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। 1 डायमेंशनल मोशन। दूसरा होगा आपका 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन। और तीसरा होगा भैया आपका 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है। अब ये होंगे क्या? देखो, जैसे नाम से पता है, ये देखो एक्स वाई जेड 3 एक्सिस थी, मतलब हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट हो गए, एक एक्स का कोऑर्डिनेट, एक वाई का कोऑर्डिनेट, एक जेड का कोऑर्डिनेट। ठीक है। मतलब अगर हमको किसी भी बॉडी की पोजीशन बताने के लिए सिर्फ हमको एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की, तो वो क्या कहलाएगा? 1 डायमेंशनल मोशन। 1 मतलब एक कोऑर्डिनेट। जब हमको उसकी पोजीशन को बताने के लिए 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े तो कहलाएगा 2 डायमेंशनल मोशन। जब हमको उसकी पोजीशन को बताने के लिए 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े तो कहलाएगा 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है। जैसे यहां पर हम बना दें फिगर इस तरीके से,
ये x है, ये y है, ये z है। अगर ट्रेन की बताएं तो ये तो ओरिजिन हो गया। मान लेते हैं जो ट्रेन है वो इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। आपने कहा कि ये मतलब ये एक स्टेशन है, यहाँ से चल रही है। मैंने कहा कि ये स्टेशन से 5 किलोमीटर दूरी पे भी ट्रेन गई होगी। सिर्फ मेरे 5 किलोमीटर का आपको पता लग गया कि वो यहाँ पर है। मैंने सिर्फ एक कोऑर्डिनेट कहा, 3 नहीं यूज की, सिर्फ एक, तो वो कैसा हो गया भैया, 1 डायमेंशनल मोशन। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या लिख देंगे, मोशन ऑफ ट्रेन, ठीक है। अगर हम इधर की बात करते हैं 2 डायमेंशन में, तो जैसे अगर हम इसको इस तरीके से बनाएं तो ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। अगर हम फ्रॉग, मेढक का मोशन बनाए तो इस तरीके से आगे बढ़ता है, ठीक है। अगर मैं कहूं भैया मेढक जिसमें हवा में होता है यहां पर, अब बताओ जरा इसकी पोजीशन कैसे बताओ। तो आपको इसको बताने के लिए आपको ये पता होना चाहिए वो x में कितना है, और ये भी पता होना चाहिए y में कितना है। x और y दोनों में पता होना चाहिए। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो x, y हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस मोशन को क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशन के मुझको 2 मोशन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। यहां पर 2 मोशन को इसके मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है, इसलिए वो मोशन क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। तो यहां एग्जांपल लिख देंगे, मोशन ऑफ अ फ्रॉग, ठीक है, या इंसेक्ट जो भी कूद कूद के चलते हैं, तो ये 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। अगर यहां बात करते हैं तो यहां पर भैया 3 डायमेंशन फिगर को बोर्ड पे तो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो अब वो बॉडी कहां होगी, कहीं यहाँ हवा में होगी, जैसे काइट, पतंग। अगर उसकी हमको पोजीशन पता करनी हो तो भैया हमको तीनों कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे कि वो x में इतना है, y में इतना है और z में इतना है, ठीक। तो यहां पर इसका एग्जाम्पल लिख देंगे काइट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन क्या होते हैं। जब बॉडी की पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमको सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़े तो कहलाएगा 1 डायमेंशन मोशन। जब हमको उसकी पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़े तो कहलाएगा 2 डायमेंशन मोशन। जब हमको उसकी पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़े तो ये कहलाता है 3 डायमेंशन मोशन, ठीक है। कोई कठिन नहीं है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ करके अब आपका जो जाना पहचाना टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। ये हो सकता है ये वाला टॉपिक आपको नया लग रहा हो, लेकिन देखेंगे कि ये आपका कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अब हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सबसे छोटा सबसे इजी, तो इधर लिख लेते हैं डिस्टेंस और इधर लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सबको पता है भैया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जैसे ये आपका घर है, ये है आपका होम, एच लिख दिया, ठीक। ये है आपका मार्केट, और जो मेन रोड है आपके घर तक मार्केट के लिए रोड है आपकी ये, ठीक है। जब आप अपने होम से मार्केट तक जाते हो, घूम घाम के टहलते हुए जाते हो, ठीक है, तो वो जो भी आप जितना भी चलते हो वो सब क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। द टोटल पाथ लेंथ बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, जितना भी आप चलते हो। जैसे जब हम लोग का मन नहीं होता है कहीं जाने का तो हम लोग क्या कहते हैं, जैसे रोड पे जब चलते हैं तो कभी रोड के इधर गए, कभी इधर गए, कभी इधर गए, ऐसे ऐसे चलते हैं जब मन नहीं होता है, तो अपनी डिस्टेंस बढ़ाते रहते हैं जिससे टाइम ज़्यादा लग जाए, मन नहीं होता है ना। तो यहाँ पर धीरे धीरे
हम लोग मार्केट की तरफ बढ़ते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं जितना लंबा रास्ता मिल जाए, क्योंकि मन ही नहीं है, धीरे धीरे चलेंगे। तो द टोटल पाथ लेंथ बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, देन टोटल पाथ लेंथ इज नोन एज डिस्टेंस। तो ये भैया क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस। ठीक, अगर हम, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एंडिंग पॉइंट है। अब जरा ध्यान से दीजिएगा, अभी आपका मन नहीं था तो आप घूम घाम के जा रहे थे। अब बाई चांस यहाँ पे कोई चीज ऐसी है या कोई बंदा ऐसा है जो जैसे फोन करे आपको तुरंत के तुरंत पहुंचना है, क्या करोगे? अभी लॉन्ग टूथ होना पकड़ोगे, क्या करोगे? शॉर्टकट, तुरंत, क्योंकि कम से कम टाइम में वहां पहुंचना है, अपॉइंटमेंट है, कम से कम टाइम में वहां पहुंचना है। तो ये क्या हो जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग ये पॉइंट है, एंड पॉइंट आपका ये है। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, द मिनिमम डिस्टेंस द स्टार्टिंग for ending point is known as displacement, and the total path length between starting and ending point is known as distance। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। फिगर से क्लियर है? ठीक है, फिगर क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपका जो डिस्टेंस है वो आपका हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है। जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होती है। यहां लिख देंगे डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकती, हाँ इक्वल हो सकती है। तो यहां पर आप ऑलवेज ग्रेटर देन ना कह करके आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है, लेकिन कभी कम नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहां ऐसे लिख सकते हो कि जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच हमको एक रिलेशन मिल गया। तो यहां पर कुछ पॉइंट भी हमारे सामने निकल आया है, कौन से? कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा डिस्टेंस से कम हो सकता है। अब हम देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पॉइंट आपको क्लियर कर रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या कम हो सकता है, डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है या डिस्टेंस से कम हो सकता है। तो यहां पर अगर हम एक रिलेशन निकालना चाहें आपसे, तो अगर हम इसको नीचे ले आए या इसको नीचे ले जाओ, तो यहां पर भैया एक आपका रिलेशन मिल जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस किसके बराबर होता है? ये होगा भैया आपका लेस देन 1 के बराबर। और ये एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यहां पर आपका एक रिलेशन क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में जो रेशियो है वो कितने का होता है। आंसर दिया होगा, आपको दिखाना है कि लेस देन या इक्वल टू 1 का होता है। ठीक, तो यहां पर भैया एक ये चीज इंपॉर्टेंट डिस्कस हो गया, और यहां पे ये भी क्लियर हो गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होते क्या है। क्लियर? अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ चलते हैं। डिस्टेंस हो गया,
डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब एक ऐसा केस बताइए जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाएं। अभी आपने कहा बराबर भी हो सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, लेकिन कम भी हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हमको वो केस बताना है कि जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो। तो ध्यान रखिएगा, इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, या जिसको हम लोग लीनियर मोशन भी बोलते हो, यानी कि जब बॉडी एक सीधी लाइन में चलेगी, जब बॉडी एक सीधी लाइन में चलती है तो उस कंडीशन में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसके बराबर होगा? डिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस के बराबर होता है। अगला केस यहां पर लिख दें। एक आपको ऐसा केस बताना है जिसमें डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए। तो सिंपल सी बात है, कहोगे सर हम चलेंगे नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपसे पूछते हैं कि बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे चल रही है। अगर बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे चल रही है, यहां से उसने चलना स्टार्ट किया, घूम के फिर वो यहीं पे आ जाती है और इसका रेडियस है आपका स्मॉल r। मतलब एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे चल रही है और उस बॉडी का जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है, एस मतलब स्टार्टिंग और ई मतलब एंडिंग पॉइंट, दोनों एक ही पॉइंट है। तो अगर ऐसा केस है तो ऐसे केसेस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका 0 होता है। क्यों? क्योंकि वो जहां से चला था घूम के वहीं पे आ गया। और जो दूसरा केस है, डिस्टेंस इसमें पूछ लेते हैं, डिस्टेंस कितना चला? तो डिस्टेंस भैया जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा, जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा उतना आपका इसकी डिस्टेंस होती है। सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी भैया? इसकी 2πr, क्योंकि इसका रेडियस है। ठीक है, तो ये भैया छोटे छोटे पॉइंट जो हैं, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में निकल के आते हैं, वो यहाँ पर कभी कभी पूछ लेते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये तो हो गया भैया आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसमें तो मैंने कुछ नया नहीं बताया क्योंकि आपको ये पहले सब पता था। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं स्पीड टॉपिक पर। आपको पता है स्पीड बढ़ते हैं हम लोग, क्या है आपका स्पीड, जिसको आप लोग इसके बारे में 90% आप लोग जानते हो। ठीक है, स्पीड क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है भैया आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और इसकी होती है सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, तो ये तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अब हम आते हैं इसके टाइप्स पे, इसके टाइप्स पे। तो सबसे पहले इसका जो टाइप है वो है आपका यूनिफॉर्म स्पीड। क्या टाइप है भैया? यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इसको दो पार्ट कर लेते हैं। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखो इसको बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे आप यहां से चल रहे हो, आपकी स्पीड है, मान लो यहां से 10 बजे हैं, यहां पर एक घंटे का गैप दे दिया हमने, 12 बजा दिया, 1 बज गए, 2 बज गए। ठीक है, मैंने यहाँ पर 5
टाइम ले लिए 11, 10, 11, 12, 1, 2, ठीक है, इक्वल टाइम गैप है 1 घंटे का। अगर वो जो बॉडी है पहले घंटे में 40 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 40 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 40 किलोमीटर, चौथे वाले में भी 40 किलोमीटर वो चलती है, तब हम क्या बोलते हैं भैया, वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। मतलब बॉडी हर एक घंटे में, हर एक घंटे में कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, 40, ठीक है। यानी कि बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, या लिख देंगे कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब एक घंटे में कितने चल रहा है, 40 की स्पीड से चल रहा है, तो इसलिए इसकी इस समय जो स्पीड होगी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी, ठीक। इस पे आ जाते हैं, तो इसको आपको पता होगा। देखो फिर मैं ये फिगर बनाता हूं, यहां से चलना स्टार्ट किया तो ये 10 बजे हैं अभी, फिर ये 11 बजा दिया, ये 12 बजा दिया, ये 1 बजा दिया, ये आपका 2 बजा दिया, ठीक है। अब यहां से चला बंदा, पहले तो 40 किलोमीटर, दूसरे में खाली रोड मिल गई, मुट्ठा ऐठी दिया तो वो चला गया 60 किलोमीटर, तीसरे में थोड़ा ट्रैफिक मिला, ब्रेक लगाई तो 50 किलोमीटर, और अगले वाले में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक या चौराहा आ गया तो मान लेते हैं 20 किलोमीटर। टाइम गैप 1 घंटे का ही है, टाइम गैप 1 घंटे का है। देख रहे हो, पहले में 40 किलोमीटर जाता है, दूसरे में 60 किलोमीटर जाता है, तीसरे में 50 जाता है, फिर 20 जाता है। मतलब कहीं पर भी उसकी जो डिस्टेंस है वो एक जैसी नहीं है, एक जैसी नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब जब वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, अनइक्वल डिस्टेंसेस, तो यहां क्या लिख देंगे, कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। बस आपको फिगर ध्यान देना है। यहां पे क्या था, हर एक घंटे में वो 40 किलोमीटर चल रहा है, तो क्या हुआ, कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पे क्या हुआ, कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक घंटे का गए, ठीक है। तो इसकी यहां पर इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब अगला वाला जो पार्ट है भैया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट। देखते हैं अगला वाला जो पार्ट है, वो है स्पीड का ही पार्ट, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो तीसरे पार्ट का नाम है एवरेज स्पीड। क्या भी है आपका, एवरेज स्पीड। तीसरा है आपका एवरेज स्पीड। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे इसका फॉर्मूला हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब छोटा सा फॉर्मूला है, हमको यहां पर 2-3 केसेस ड्राइव करने, वो केसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो केसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमको मेन फॉर्मूला तो यही है, लेकिन देखना हमको कि इसको कितने तरीके से यूज करते हैं। देखो भैया, तो इसको अगर हम जैसे फिगर बना लेते हैं, यहां से बॉडी चलना स्टार्ट हुई, ये हो गया ए, ये हो गया बी। मतलब यहां से ए से बॉडी चलना स्टार्ट की और बी तक पहुंच गई। मैंने ए बी को 2 पार्ट में तोड़ दिया। अब ये इक्वल भी हो सकते हैं और
नहीं भी हो सकते हैं। तो ये हो गई x1 डिस्टेंस, ये हो गई x2 डिस्टेंस। पहले पार्ट को t1 समय में कंप्लीट किया, दूसरे पार्ट को t2 समय में कंप्लीट किया। ठीक है, ध्यान सुन लो, बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैंने क्या किया, ए बी डिस्टेंस को दो पार्ट में तोड़ दिया। इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो पहले पार्ट x1, दूसरा पार्ट x2 डिस्टेंस का है। पहले पार्ट को t1 समय में कंप्लीट किया, दूसरे पार्ट को t2 समय में कंप्लीट किया। तो अब इसको हम एवरेज स्पीड को जरा हम अभी वर्ड्स में लिखा था, अब इसको हम जरा फॉर्मूले में बना लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एक फॉर्मूला ये आ गया आपका। ठीक, ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस देख लेते हैं। ये केस इस तरीके से है, ए और बी दो पार्ट में तोड़ लिया। क्वेश्चन में ये कहा पहले पार्ट को s1 स्पीड से ट्रेवल किया, दूसरे को s2 स्पीड से ट्रेवल किया। ठीक है, पहले पार्ट को s1 स्पीड से ट्रेवल किया, दूसरे पार्ट को s2 स्पीड से ट्रेवल किया। और पहले पार्ट की जो लेंथ थी वो x1 है, दूसरे पार्ट की जो लेंथ है वो x2 है। अब बताओ भैया एवरेज स्पीड कितनी होगी। अब दिमाग घूम गया, पहले तो बहुत सिंपल था, अब इसमें टाइम तो दिया ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिया है पहले पार्ट के लिए, स्पीड और डिस्टेंस तो दिया है, टाइम तो निकाल ही सकते हैं। कौन सा, यहां से देखो जरा, ऐसा लिख दें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पर अगर हम t1 हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन t निकाले यहां से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, x1 अपॉन s1। t2 निकालें तो x2 अपॉन s2। सिंपल सी। अब हम लगा देंगे सिंपल सा फॉर्मूला, एवरेज स्पीड। ठीक, तो कितना है, टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 अपॉन टोटल टाइम x1 अपॉन s1 प्लस x2 अपॉन s2। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला आ गया। अब इसमें कभी कभी ये कह देता है कि ये जो x1 x2 है ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ लिख देंगे इफ x1 इज इक्वल टू x2, दोनों पार्ट जो है कैसे हैं, इक्वल हैं, दोनों पार्ट इक्वल हैं। तो यहाँ पर इक्वल वाला केस लगा देते हैं। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2x अपॉन x कॉमन हो जाएगा 1 अपॉन s1 प्लस 1 अपॉन s2। तो x x कैंसिल आउट, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, केस कौन सा यहाँ पर है एक बार देख लीजिए। ये केस हम कब लगाए हैं, ये तब यहाँ पर लगेगा जब ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं, तब ये आ गया फॉर्मूला 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। ठीक है, यहाँ पर दोनों डिस्टेंस, दोनों पार्ट ये इक्वल हैं, एक तो ऐसा केस, और ये इस दूसरा केस ऐसा भी बन सकता है कि वो जो आदमी है पहले घर से, होम से स्कूल गया और स्कूल से फिर होम आया, स्कूल से फिर घर आया, तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड। तो भाई दोनों केसेस में, घर से स्कूल और स्कूल से घर, दोनों केसेस में डिस्टेंस तो बराबर ही है, दोनों केस में डिस्टेंस तो बराबर है। जब दोनों केस में डिस्टेंस बराबर हैं तो भैया ये सीधे सीधे आपका फॉर्मूला लगता है। ठीक, तो यहां पर ये आपका इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये तब था जब टोटल डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट में तोड़ा गया। अगर मैं इसको क्या करूं, थर्ड केस बना दूं और टोटल डिस्टेंस को, मतलब ये जो ए बी था, अब इसको मैं तीन पार्ट में तोड़ दिया।
और तीनों पार्ट ये इक्वल हैं, ये x है, ये x है, ये x है, और ये कह दिया गया आपसे कि पहले पार्ट को s1 स्पीड से, दूसरे को s2 स्पीड से, तीसरे को s3 स्पीड से कवर कर रहा है सब वही, बस मैंने यहाँ पे किया गया, यहाँ 2 पार्ट में तोड़ा था, यहाँ 3 पार्ट में। तो कुछ लोग तो कहते हैं सर 2s1 s2 s3 अपॉन s1 प्लस s2 प्लस s3 सिमिलरली लगा देंगे। नहीं, सिमिलरली हर जगह नहीं लगता है। हाँ, यहां पर सिमिलरली लगा सकते हो, यहां पर सिमिलरली लग जाएगा। कैसे? देखो, पहले पार्ट में टाइम तो हमको पता नहीं है, क्योंकि हमको इस फॉर्मूले का यूज करना है, तो टाइम तो निकालना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, t1 इज इक्वल टू x अपॉन s1, t2 इज इक्वल टू x अपॉन s2 और t3 इज इक्वल टू x अपॉन s3। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, एवरेज स्पीड का क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस x प्लस x टाइम x अपॉन s1 प्लस x अपॉन s2 प्लस x अपॉन s3। ठीक, फॉर्मूला लिख दिया। देखो जरा, x1 प्लस x2 प्लस x3, तीसरा जोड़ दिया, x1 अपॉन s1 प्लस x2 अपॉन s2 प्लस x3 अपॉन x3। ठीक है, अगर आपको सिमिलरली लगाना है तो इस केस में सिमिलरली लगा सकते हो, बाकी इस केस में सिमिलरली नहीं लगा सकते। क्यों? अभी आगे सामने फॉर्मूला आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x अपॉन x कॉमन 1 अपॉन s1 प्लस 1 अपॉन s2 प्लस 1 अपॉन s3, ये आपका कैंसिल आउट। तो भैया आपका फॉर्मूला बन गया एवरेज स्पीड का 3s1 s2 s3, इसको एलसीएम ले लेंगे, s2 s3 प्लस s1 s3 प्लस s1 s2। ये भैया आपका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये आपका फार्मूला आ गया। आप देख रहे हो, जब 2 पार्ट में तोड़ा गया तो ये फॉर्मूला था, जब 3 पार्ट में तोड़ा गया तो ये फॉर्मूला आया। मतलब सिमिलरली हम इन मेन फॉर्मूले में नहीं लगा सकते। कहाँ लगा सकते हो? इस वाले फॉर्मूले में सिमिलरली लगा सकते हो। ठीक है, तो एवरेज स्पीड है तो जनरल फॉर्मूला भैया यही है, ये हर जगह लगा है। लेकिन स्पेशल केस क्या है, जब 2 पार्ट में तोड़ दी गई पूरी डिस्टेंसेस को इक्वल 2 पार्ट में, तो ये फॉर्मूला आ गया। जब इक्वल 3 पार्ट में तोड़ दिया गया तो ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो जिसमें से ये वाला केस भी आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ज़्यादातर केस कौन पूछता है? राम है, वो स्कूल से घर 40 की स्पीड से गया, और स्कूल से घर, सॉरी पहले घर से स्कूल भिजवाते हैं पहले इसको। राम जो है घर से स्कूल 40 की स्पीड से गया, फिर स्कूल से घर 30 की स्पीड से आया। अब बताओ एवरेज स्पीड, दोनों केसेस में आपका डिस्टेंस तो बराबर ही है, तुरंत ये फॉर्मूला लगा देंगे, 2 इंटू 40 इंटू 30 अपन 40 प्लस 30, बस आंसर आ गया। कोई कठिन नहीं है, बस क्या है फॉर्मूले के अंदर लॉजिक क्या लगा है ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, पूरा क्लियर। अब हम लोग स्पीड के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो भी नाम मात्र का है, ज्यादा कोई खास बड़ा नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। हेडिंग डाल देते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, ये क्या होता है? जैसे जब आप लोग बाइक चलाते हो, तो क्या होता है, हम आपसे पूछें कि हर एक मिनट में आपकी स्पीड कितनी है, आप तुरंत, जैसे मैंने कहा 10:01 पर स्पीड कितनी है, आप तुरंत मीटर की तरफ देखा, तुरंत बता दिया 40 की स्पीड से। 10:02 पे आपकी स्पीड कितनी है, तुरंत देखा सर 45, 44, मतलब हर एक मिनट पे आप स्पीड बता सकते हो। मतलब टाइम के किसी भी इंस्टेंट पे, किसी एट एनी इंस्टेंट आपकी जो स्पीड होती है वो क्या कहलाती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड।
द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, यहाँ लिख देंगे एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट द स्पीड ऑफ अ बॉडी क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो और आपको जानकारी के लिए बता दें, जो आपकी बाइक में स्पीडोमीटर लगा होता है ये स्पीड नहीं बताता है, हम लोग स्पीड ही जानते हैं, लेकिन वो क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड आपसे बताता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएगा आपको, किसी भी टाइम आप देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग फिर वेलोसिटी के बारे में ऐसी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, एक्सीलरेशन के बारे में ऐसी मज़ेदार चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करिए, कोई डाउट हो बिना कोई हेजिटेशन के पूछ सकते हो। और जितने भी भैया नए लोग हमारे इस चैनल पे आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो उनको आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो और आगे कंटिन्यू आपको मिलती रहे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर इन, बाय बाय।